हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम हेनरी लॉ से रिलेटेड है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, एनालिसिस करते हैं इसका। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 to the power -3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5.00 into 10 to the power -2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? देखिए यहाँ से हम चले partial pressure of ethane over a solution containing इतने ग्राम ऑफ इथेन। अब यहाँ पे ये इंडिकेट नहीं हो रहा है कि आप इसको हेनरी लॉ से ही लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हेनरी लॉ के क्वेश्चन लिमिटेड हैं और उनमें आपको या तो KH दिया है या KH पूछा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है, ना तो KH दिया है और ना ही KH पूछा है। पर आप कैसे समझेंगे कि इसको हम हेनरी लॉ से लगाएंगे, मतलब इसमें हेनरी लॉ वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर से पढ़िए आप ध्यान से क्वेश्चन को। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन, ठीक है। गैस का पार्शियल प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन, तो ये क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस। और डिसोल्यूशन ऑफ गैस वाला जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वो क्या चीज में पढ़ते हैं, हम उसको हम हेनरी लॉ में पढ़ते हैं। पढ़ा था ना, डिसोल्यूशन ऑफ गैस से हेनरी लॉ लागू होता है। तो तुरंत ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा हट करके है, ये वाली जो लाइन है इसको पढ़ करके आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर हेनरी लॉ लागू हो सकता है। आगे फिर आप और समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब गैस का डिसोल्यूशन हो रहा है तो हेनरी लॉ लगता है, ठीक है ना। अगर लिक्विड का होता, लिक्विड का होता तो फिर राउल्ट लॉ लगता, या सॉलिड लिक्विड होता तो भी राउल्ट लॉ लगता। लेकिन यहाँ लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड लिक्विड भी नहीं है, यहाँ पर गैस का है। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन, इथेन गैस, ठीक है। और यहाँ इथेन क्लियर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। अभी आपको यहाँ समझ नहीं आया कि ये हेनरी लॉ से लगाएं कि राउल्ट लॉ से लगाएं, आगे चलिए। सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। इफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ इथेन, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पे गैस लिखा हुआ है, यहाँ कहीं भी आपको इंडिकेशन नहीं मिला कि ये गैस है, पर यहाँ लास्ट में गैस लिखा है। अब आप समझ गए होंगे क्लियर कि ये गैस है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। गैस मतलब क्या हुआ, गैस मतलब इथेन गैस है। तो अब यहाँ पर एकदम क्लियर कट समझ में आ गया कि ये गैस का डिसोल्यूशन है और इन लिक्विड, इसलिए ये हेनरी लॉ से हम सॉल्व करें, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ना तो आपको KH दिया है ना KH पूछा है, जैसा कि आपको आदत पड़ी हुई है KH देना या KH पूछना, उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। तो यहाँ पर क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन। पार्शियल इतने ग्राम यानी गैस का ग्राम दिया है, और ये नहीं लिखा है इसमें कि गैस कितने पानी में डिसॉल्व है, ना ये लिखा है कि सॉल्यूशन कितना है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो अगर आपको किसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स पता चलता रहे उसका, सॉल्वेंट का, और सॉल्यूट के तो नाम से आप निकाल लेंगे, बट सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स ही पता नहीं है कितना है, कितने वॉल्यूम में गैस घुली है, ये नहीं दिया है। इसलिए हमारा वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर P = KHX, देखिए लगना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर हम क्या करें, इसको किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम पोस्टमार्टम करें क्वेश्चन का, इसमें क्या क्या दिया है ना। तो क्या क्या दिया है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। चलिए, इथेन का नाम दिया है, यानी इथेन सॉल्यूट है ओवर ए सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें ये भी क्लियर कट पता नहीं चल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है वो पानी में ही है कि किसी और में है, ये भी नहीं क्लियर कट पता है। तो हम ये भी अज्यूम नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, ठीक है ना, वो नहीं अज्यूम कर सकते नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। या तो लिखा हो कि एक्वस सॉल्यूशन है या पानी है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम यहाँ पे N1 नहीं निकाल सकते। तो चलिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम, यानी ये दिया है कितना,
6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम m दिया है, मास दिया है, ठीक है, मास ऑफ इथेन गैस। तो हम इसको ऊपर इथेन गैस का नाम दिया है तो हम इसको M2 मान सकते हैं कि M2 कितना दिया है इथेन गैस का, C2H6 के हिसाब से 30 ग्राम मोल इनवर्स। जरूरत होगी तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। और क्या दिया है आपको, इथेन का नाम दिया है, सॉल्वेंट का नाम भी नहीं दिया है ना, ये लिखा है कि एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट के बारे में कोई क्लू नहीं है इसमें। प्रेशर दिया है 1 बार, तो P दिया है कितना 1 बार, ठीक। अब आप आगे चले, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स इतने ग्राम ऑफ इथेन, पहले एक बार इथेन का ग्राम दिया है, दोबारा फिर इथेन का ग्राम दिया है, तो तुरंत एनालिसिस करो इस तरह से कि ये है तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन की बात और ये है तुम्हारी सेकंड कंडीशन की बात। तुरंत पेज को 2 में डिवाइड कर लिया आपने, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और सेकंड कंडीशन की जो भी एनालिसिस है वो लिख ली। यानी उसी चीज के बारे में दिया गया है, फर्स्ट ग्राम इतना है तो प्रेशर इतना है, ग्राम इतना हो गया तो प्रेशर कितना होगा, मतलब सेकंड कंडीशन में उसी चीज के बारे में पूछा गया है, तो आपने तुरंत पेज को डिवाइड कर लिया, फर्स्ट कंडीशन की सारी चीज यहाँ लिख ली, सेकंड कंडीशन की सारी एनालिसिस यहाँ लिख ली। अब इसी चीज के बारे में दिया गया है तो हम मतलब इथेन गैस के ही बारे में सारी डिटेल दी गई है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हम 1 1 1 करते जाएं, यानी इसको M1 कर दें और इसको P1 कर दें। M2 मतलब ये सॉल्यूट, यानी M अकेला ऐसा रहने दो, यानी मास ऑफ गैस का मोलर मास ये है, अगर जरूरत होगी तो आप यूज करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको M1 यानी मास पता है गैस का और P1 पता है। सेकंड कंडीशन में आपको क्या पता है, M2 पता है, कितना है 5.00 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, और क्या पता है आपको P2 पता है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है क्या है, P2 निकालना है, सॉरी सेकंड कंडीशन का P2 आपको निकालना है, P2 पता नहीं। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, अब आप लगाइए दिमाग की, गैस का डिसोल्यूशन हो रहा है और सॉल्यूशन में हो रहा है, इसका मतलब हेनरी लॉ तो लगेगा, और हेनरी लॉ लगेगा, मास दिया है, मोल फ्रैक्शन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि सॉल्वेंट का नाम पता कुछ पता नहीं है, सॉल्यूट का नाम पता है तो मोलर मास तो सॉल्यूट का निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स भी निकल आएंगे, लेकिन सॉल्वेंट का कुछ अता पता होगा तो आप कुछ और निकाल सकते हो। तो फिर ये 2 ही फॉर्मूले हैं हेनरी लॉ से निकालने के लिए। कौन कौन सा फॉर्मूला है, तुरंत आप दिमाग दौड़ाइए। P इक्वल टू कचाक्स फॉर्मूला है और एक मास इक्वल टू क्या बताया था, केचप, ये बताया था, मास इक्वल टू केचप, P इक्वल टू कचाक्स। तो यहाँ P इक्वल टू कचाक्स तो दूर दूर तक हम कहीं यूज नहीं कर सकते क्योंकि x हम नहीं निकाल सकते यहाँ पर किसी भी कंडीशन में। जब हम x नहीं निकाल सकते तो इसमें कोई प्रोबेबिलिटी बनती है क्या, हम इसको यूज करके कुछ सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखें हेनरी, इस कंडीशन में भी मास इक्वल टू केचप और उस कंडीशन में भी मास इक्वल टू केचप, यानी फर्स्ट कंडीशन का हो गया मास 1 इक्वल टू केचप 1 यानी P1, M1 इक्वल टू KH P1, और उधर हो गया आपका M2 इक्वल टू KH P2 हेनरी लॉ लगाया तो, और इधर वाली कंडीशन में हो गया M1 इक्वल टू KH P1, ठीक। फर्स्ट कंडीशन का सारा चीज है, सेकंड कंडीशन। अब KH हमको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम दोनों को, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को और इसको इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें हम अगर, तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगा M1 अपॉन M2। ये एनालिसिस किया था आपने, रफ वर्क किया था, इसको हटा दिया हमने। अब यही हो गया हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, M1 इक्वल टू केचप 1 और M2 इक्वल टू केचप 2, तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू KH P1 अपॉन KH P2, ठीक है। तो P1 P2, KH हो गया कैंसिल, यहाँ आ गया M1 की जगह, यानी फॉर्मूला आपका बन गया M1 अपॉन M2 इक्वल टू P1 अपॉन P2। P2 निकालना है तो P2 को आप इधर ले आइए, P2 को इधर ले आए तो ये आ गया P1 अपॉन M1 इधर आ गया M1 इंटू M2।
M2 ऊपर चला जाएगा, है ना, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो P2 आएगा इधर, M1 इधर जाएगा और M2 उधर चला जाएगा, नहीं P1 M2, ये आ गया। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, P2 निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है तो यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। P2 इक्वल टू आ गया, P1 की जगह आपने रखा 1, M2 की जगह आप रखेंगे 5.00 इंटू 10⁻⁻² अपॉन M1 है कितना 6.56 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10, ठीक है। 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा और 10⁻2 उसमें से घटाया तो 10 बाकी बचा, बाकी इतना ही है, यानी आपका आया 50/6.56, तो ये आ जाएगा आपका तो ये आएगा आपका 7.621 बार। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें एनालिसिस करना है और उसमें सॉल्यूशन खोजना है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। आइए देखिए इसमें क्या दिया गया है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। The major components are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20% and 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, if Henry's law constants for oxygen and nitrogen at 298 Kelvin are 3.30 into 10⁻7 mm and 6.51 into 10⁻7 mm respectively, calculate the composition of these gases in water. ठीक है, क्या क्या दिया है, क्या समझ में आ रहा है। हेनरी लॉ दिया है दोनों गैसेस का, ऑक्सीजन का और N2 का। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है, यानी हमको दिया है गिवन KHO2, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर ए। तो ऑक्सीजन का दिया है 3.30 इंटू 10⁻7 mm है, और KHN2 का दिया है 6.51 इंटू 10⁻7 mm। एक KH हो गया O2 का और N2 का। अब क्या दिया है हमको, ऑक्सीजन दिया गया है 20% एंड नाइट्रोजन दिया है 79%, यानी जो एयर है, एयर पानी के इक्विलिब्रियम में है, यानी जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है वाटर के ऊपर जो एयर है वो इक्विलिब्रियम में है, और जो एयर है उसका टोटल प्रेशर कितना है 10 atm, कहीं लिखा है ना यहाँ पर, है ना। वाटर इज एन इक्विलिब्रियम, द एयर एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm। जो उस समय जब एयर वाटर के इक्विलिब्रियम में है, कल आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, वेपर प्रेशर, एयर जब वाटर के इक्विलिब्रियम में है उस समय एयर की जो वेपर्स हैं वाटर पर कितना डाल रही हैं प्रेशर, 10 atm का डाल रही हैं। और जो एयर है वो कंपोजिशन क्या है, एयर में O2 है 20% एंड N2 है 79% बाई वॉल्यूम। तो जो गैस फेज है हमें उसमें निकालना है, इसका कंपोजिशन निकालना है एयर का। सॉल्यूशन में कितना कंपोजिशन है, यानी सॉल्यूशन में कितना O2 डिसॉल्व है और कितना N2 डिसॉल्व है, हमको ये निकालना है। तो पहले देखिए क्या क्या दिया है, बहुत ध्यान से करिए थोड़ा सा। एयर इज मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन
विद अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ 20% एंड 79%, यानी O2 कितना है, O2 का परसेंटेज है 20% बाई वॉल्यूम ऑफ एयर, और N2 कितना है, N2 है 79% बाई वॉल्यूम ऑफ एयर. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm. 10 atm प्रेशर टोटल दिया है, P टोटल कितना दिया है, 10 atm. आप ऐसे समझिए कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पर एयर ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे है वाटर, और यहाँ पर जो एयर है वो भरी हुई है. अब ये कहा जा रहा है कि जो एयर है वो वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में है, और उस कंडीशन में जब ये इक्विलिब्रियम में है तब यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो 10 atm है. ठीक है, अभी जो एयर है, एयर में 20% है O2 और 79% है हमारा N2. तो ध्यान दीजिए, तो 10 एयर में इतना परसेंटेज O2 का है और इतना परसेंट नाइट्रोजन का है, तो जो टोटल प्रेशर यहाँ पड़ रहा है उसमें 20% ऑक्सीजन डाल रही है और 79% प्रेशर कौन डाल रहा है, वो नाइट्रोजन डाल रही है, क्योंकि उसका पोर्शन 79% है, ऑक्सीजन 20% है. यानी जो 10 atm प्रेशर पड़ रहा है उसमें से 20% हिस्सेदारी किसकी है, ऑक्सीजन डाल रही है उसका 20%, और नाइट्रोजन डाल रही है 79.1%. ठीक है, तो चलिए निकालते हैं. क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो इजीली निकाल लेंगे. तो पार्शियल प्रेशर O2 का निकल आए और N2 का निकल आए तो KH दिया ही गया है हमें. हमारे पास क्या है, P = KHX होता है. पूछा क्या गया है, देखो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द गैसेज इन वाटर. हाँ, क्या पूछा गया है, कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन वाटर. वाटर में गैसेज का कंपोजिशन पूछा गया है, यानी O2 कितना है और N2 कितना है, X O2 कितना है, X N2 कितना है, ये पूछा गया है इनडायरेक्टली. तो X O2 और X N2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, P = कचाक्स फॉर्मूला है हमारे पास, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 चाहिए, KH दिया है, अगर ये P निकल आए तो H निकल आएगा. इसी तरह से P N2 में भी वही है, N2 का पार्शियल प्रेशर अगर पता चल जाए, KH हमें दिया गया है तो X N2 निकल आएगा. तो P = KHX से हमारा समाधान समस्या का हो जाएगा. अब बात आती है कि P O2 कैसे निकालो. तो सिंपल सी बात है, टोटल प्रेशर है 10 atm, उसमें से 20% हिस्सेदारी O2 की है, तो 10 का 20% निकाल देंगे तो वो O2 का पार्शियल प्रेशर आ गया. ठीक है ना, तो PO2 कितना हो गया, 20/100 इंटू टोटल कितना था 10 80, तो कितना हो गया 2 atm हो गया. ठीक है, अब देखिए 2 atm आ गया. आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट काय में दिया है, कल मैंने आपको समझाया था कि हमारी प्रेशर की यूनिट और हेनरी लॉ की यूनिट कांस्टेंट वाली सेम होनी चाहिए. इसमें हमें ये बहुत ध्यान रखना है, मतलब जब हम हेनरी लॉ के सवाल कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. यहाँ प्रेशर की यूनिट आई है ATM में और हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट यहाँ दी गई है mm में. तो ATM को mm में बदलने के लिए हम क्या करें, 760 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 × 760, तो ये हो जाएगा mm. ठीक, ये हो गया 1520 mm, ये आ गया, PO2 आ गया. अब इसी तरह से हम PN2 निकाल लें, तो PN2 निकालिए. चलिए PN2 = हो गया, N2 कितना है 79/100 इंटू 10 atm था, तो ये हो जाएगा अपना 7.90 atm. इसको हम mm में बदलेंगे तो 7
0.9 इंटू 760, ये हो गया ml। तो ये चला गया 6004 ml, इतना हो गया। ठीक है, अब हमारे पास PO2 आ गया और P आ गया, X निकालना है। तो ये है P इक्वल टू KHX, X इक्वल टू हो गया P अपॉन KH। ठीक, इससे निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगा के इसको भी मिटा देते हैं। XO2 इक्वल टू हो गया, XO2 इक्वल टू हो गया PO2 अपॉन KHO2। PO2 का कितना निकाला था हमने, ऑक्सीजन का PO2 निकाला है 1520 ml अपॉन KH कितना है O2 के लिए 3.30 इंटू 10⁻7 mm। mm से mm कट गया, मोल फ्रैक्शन है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.61 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया XO2। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ निकाल लेंगे XN2। XN2 हो गया PN2 अपॉन KHN2। PN2 यानी प्रेशर हमने निकाला था N2 का 6004 ml पार्शियल प्रेशर, अपॉन KHN2 का कितना है 6.51 इंटू 10⁻7 mm। mm से mm कट गया, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो XN2 ये आएगा अपना 9.22 इंटू 10⁻⁵ 9.22 इंटू 10⁻⁵, ये XN2 आ गया। यानी कंपोजिशन मिक्सचर का हमने निकाल लिया। XN2 इतना है और XO2 4.61 इंटू 10⁻⁵, ये कंपोजिशन आ गया मिक्सचर। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए इसमें क्या दिया है, एनालिसिस करते हैं। Henry's law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10⁵ mmHg। यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है तो क्लियर पता चल गया। ठीक, तो गिवन क्या दिया है KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैरिटी ऑफ। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हेनरी लॉ लिखा यहाँ है और दिया आकर के यहाँ है। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से पढ़ लो, एक बार में ना समझ में आए तो वही लाइन दोबारा पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, यानी मीथेन घुला है बेंजीन में, उसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है 4.27 इंटू 10⁵ mmHg है। यानी KH दिया है आपको 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। ठीक, और इसमें आपको क्या बताया गया है, मीथेन सॉल्यूट है, बेंजीन सॉल्वेंट है, ये भी पता चल गया। और हेनरी लॉ के सवाल से करना है ये भी पता चल गया क्योंकि KH दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg। तो अंडर 760 mmHg क्या है, ये प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट होती है 760 mmHg P दिया गया। पूछा क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन। सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन कैसे निकालोगे, या तो मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स निकालो या फिर मोल फ्रैक्शन निकालो। तो अभी पहले आपको यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालने हैं X2। ठीक है, N2 आप निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये पता नहीं है कि कितने बेंजीन में घुला हुआ है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी पूछा है, मतलब आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल फ्रैक्शन पे छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे यह ध्यान रखना है आपको, अगर बाई चांस ये लिखा होता कि इतने ml सॉल्यूशन है या इतने ग्राम बेंजीन है,
ऐसा कुछ लिखा होता तब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर भी छोड़ते। अभी नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालेंगे क्योंकि ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है। ये तो लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन, बट मोलैलिटी कितनी है ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। तो ना ये दिया गया है सॉल्यूशन का मास कितना है या सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है जिससे आपको N1 के बारे में कोई क्लू मिले। इसका मतलब आपको N2 नहीं निकालना है, आप सिर्फ इतना निकाल करके छोड़ देंगे, यानी मोल फ्रैक्शन भर निकाल देंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। यानी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का मतलब मोल फ्रैक्शन है, और किसी न्यूमेरिकल में आपसे अगर सॉल्युबिलिटी पूछी गई तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी या मोलैरिटी के फॉर्म में कुछ में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कोई क्लू नहीं है, इसलिए आप X2 बस निकाल करके छोड़ देंगे क्योंकि N1 के लिए कोई क्लू नहीं दिया गया है। ठीक है, और लेकिन दूसरे क्वेश्चन में भी ध्यान ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे भी आप X2 निकाल करके छोड़ा है। वहाँ पे हो सकता है सॉल्यूशन दिया हो, सॉल्यूशन का मास दिया हो, या एक्वा सॉल्यूशन है 500 ml है या एक्वा सॉल्यूशन है 1000 ml है, ऐसा कोई क्लू दिया है। अगर ऐसा कोई क्लू दिया है मतलब इनडायरेक्टली आपको N1 दिया है, तब उस समय आप N2 भी निकालेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल में हमको निकालना है X2, तो हमारे पास फॉर्मूला है P = KHX2। तो X2 = क्या हो गया, X2 = हो गया P/KH। ठीक है, तो P कितना है यहाँ पर, P देखिए P कितना है, P है हमारा 760 और KH कितना है, ये mmHg, ठीक है ना, और ये 4.27 × 10⁵ mmHg। तो ये और ये कट गया, वैसे भी आपको पता है मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 177.9। ठीक, अब अगर आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, यानी साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या हुआ, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो ये हो गया 1.7 और 9, ये 7 9 है ना, 9 को हटा करके यहाँ केवल एक डिजिट और बढ़ा देते, नहीं 7 से 8 कर दिया, इनटू यहाँ पे 10⁻² बढ़ा, पॉइंट आपने 2 यहाँ खिसकाया, तो ये हो गया 10⁻² × 10⁻⁻5। तो ये जवाब हो गया आपका 1.78 × 10⁻⁻3। ठीक है, यानी X2 आपका क्या आ गया, X2 आ गया 1.78 × 10⁻⁻3। जब भी आप एग्जाम में आंसर निकालते हैं, फाइनल स्टेप पर जाकर के ऐसे हाईलाइट कर दीजिए आंसर को, जिससे एग्जामिनर को दूर से दिख जाए कि आपने किया है। और हमेशा ऐसे ऐसे चलेंगे, नीचे नीचे साइड में नहीं जाएंगे। कोई रफ वर्क करना है तो क्या करेंगे, पेज का 1/3 पार्ट ऐसे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ रफ वर्क करेंगे और यहाँ पेयर करते जाएंगे, यानी जो क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हो उसका रफ वर्क आप यहीं करेंगे, जिससे कि एग्जामिनर को क्लियर कट पता हो कि आपने नकल नहीं की है, आपका ये रफ वर्क यहाँ पर किया गया है। ठीक, तो ठीक है, अब हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले टर्न पर।